हे व्हाट्सअप लेजेंड, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट, जिसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। तो उसमें विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट रेटिंग पहला टॉपिक है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग से बात स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? सपोज डैट कि कोई भी एक एंटिटी है, उसने अगर कभी लोन लिया था, तो लोन लेने के बाद उसने लोन की ईएमआई समय से चुकाई। अगर नहीं चुकाई तो क्या हुआ, कितने दिन के बाद चुकाई, कहीं उसके द्वारा लिया गया लोन एनपीए में तो कन्वर्ट नहीं हो गया। मतलब कि इस तरह की एक्टिविटी जिससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चले। किसी भी एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस को, कि उसने जो उधार लिया था उसको, उधार को चुकाने में उसने किस तरीके से चीज़ों को अपनाया, सही समय पे चुकाया या नहीं चुकाया, इन सारी चीज़ों के लिए एक रेटिंग होती है जिसको हम लोग क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। और ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पब्लिश करती हैं, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पब्लिश करती हैं। ध्यान रखना, ये दो तरीके की होती हैं। एक बार मैं इसको हटा दूँ ताकि आराम से जाए। जो क्रेडिट रेटिंग जो होती है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पब्लिश करती हैं। ये दो तरह की हैं। एक है इंटरनेशनल वाली और दूसरी है इंडियन, ठीक है। इंटरनेशनल वाली जैसे कि आपको पता होगा मूडीज़, है ना, S&P, ठीक है। मूडीज़ हो गई, S&P हो गई, और इसी तरीके से आपका फिच ग्रुप होता है, FITH ग्रुप, फिच ग्रुप। ये टोटल मिला के 85 से लेके 95% तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इन्हीं की रेटिंग को माना जाती है, बहुत मशहूर है। इंडिया में इसी तरीके से कई हैं, लगभग 6 हैं, जैसे कि क्रिसिल, इकरा, ICRA, क्रिसिल, इकरा, केयर, CARE, इसके बाद समीरा। अब नाम ही ऐसा है तो क्या किया जाए, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना 6 हैं। एक है ब्रिकवर्क फिच इंडिया, और एक है ब्रिकवर्क करके। इनका काम क्या है, चाहे वो इंटरनेशनल वाली हो चाहे वो इंडियन वाली हो, इन सबका काम क्या है कि ये हर एंटिटी को, कुछ एंटिटीज़ को उनकी क्रेडिट रेटिंग बताती हैं कि भैया उसने कितना क्रेडिट वर्दीनेस है उसमें या नहीं है। अब ये एंटिटी कौन है, ध्यान रखना, इसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, और इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, बिजनेस की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बताने का काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दो तरह की है, एक इंटरनेशनल, एक है इंडियन। इंटरनेशनल में मूडीज़, S&P एंड फिच ग्रुप जो है, ये वर्ल्ड की 85 से लेकर 95% तक की क्रेडिट रेटिंग बताता है। इंडिया में भी 6 तरीके की हैं, क्रिसिल, इकरा, केयर, समीरा और फिच इंडिया एंड द ब्रिकवर्क ग्रुप। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितनी भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये सेबी रजिस्टर्ड होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए, किससे रजिस्टर्ड होती हैं, ये सब सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं। इस के लिए ये बेसिक सी कुछ बात है जिसको आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद कुछ फैक्ट और भी हैं, जैसा कि आप लोग को आपके ही नोट्स में दिख पा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अंदर होता है क्या है कि जो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है वो ए ए ए, फिर बी, 3 बार बी, है ना, 2 बार बी, और 1 बार बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे रेटिंग आती है। तो जो ए है बहुत बढ़िया है, डी है सबसे घटिया है, ऐसे साफ सीढ़ी चला करती है ना। तो इस तरीके से चलता है। जिस कंपनी या जिस एजेंसी की रेटिंग AAA है, समझ लो बहुत अच्छी है, इसको लोन देने के लिए सारी एंटिटी तैयार रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AA वाले को AAA वाले से थोड़ा सा कम तैयार होंगी, डी वाली तो एकदम मरिया लेके इनको घुमा के लात मार देंगे इनके ऊपर। तो इससे भी पता चल जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोग के लिए जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वो है 2 वर्ड जो कि इससे रिलेटेड है। एक है क्रेडिट रेटिंग वॉच, एक होता है रेटिंग आउटलुक, ठीक है। क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज व्यू ऑन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म। जैसे सपोज है कोई एक पर्सन है, अब शॉर्ट टर्म में इसकी जो रेटिंग है, मान ली इसकी रेटिंग है AA, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसकी रेटिंग ये
ए आएगी या बी भी आ जाएगी या बढ़ जाएगी। तो जब इसका अंदाज़ा शॉर्ट टर्म में लगाया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग वॉच बोलते हैं। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म में हो, लॉन्ग या मीडियम टर्म में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेटिंग आउटलुक बोलते हैं। कि मतलब कि रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा निर्धारित कैसे की जाती है ये कि शॉर्ट टर्म में उसकी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। अगर वो शॉर्ट टर्म में तो उसको रेटिंग वॉच बोलते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में तो उसको रेटिंग आउटलुक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी बहुत सारे बोल बच्चन लिखे हुए पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखते क्या है। अच्छा सा फिगर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत मजबूत है। ध्यान रखिएगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर सोशल इंटरप्राइजेस का बोलबाला है। देखो, सोशल इंटरप्राइजेस, और सोशल इंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, जो कि नॉन लॉस नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, इस्टेब्लिश टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम। ऐसे इंटरप्राइजेस कि जिनका मेन पर्पस क्या है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीके का एक्सचेंज बनाया गया है। अब इसमें क्या होता है, ये कोई डिविडेंड पेइंग नहीं है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाए, प्रॉफिट ओरिएंटेड इनका मोटिव नहीं है। ये सिर्फ सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये सब बनाई जाती हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो बीएसई और एनएसई है उसमें जो सेबी से उनको नोट मिल गया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यूके में सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, इसी तरीके से सिंगापुर में अलग नाम है, कनाडा में अलग नाम है। तो बस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर जो कंपनीज आएंगी वो सोशल इंटरप्राइजेज होंगी, और सोशल इंटरप्राइजेज का मेन पर्पस क्या होता है, वो डिविडेंड पेइंग प्रॉफिट ओरिएंट ना होकर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनका मेन उद्देश्य होता है, सोशल प्रॉब्लम को। बाकी इसमें कुछ ऐसी पॉइंट नहीं है जो कि आपके प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, सोशल इंटरप्राइजेस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो बात स्टार्ट हुई थी वो 2019-20 में स्टार्ट हुई है, तो अभी नया ही प्रोसेस है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं जो कि आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। अब इसमें एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से वर्क करेगा, इसका एक पूरा जो फ्रेमवर्क आया है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट की गई है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो सोशल इंटरप्राइजेस होंगे। इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो सोशल इंटरप्राइजेस का होगा। अब सोशल इंटरप्राइजेस कौन है, सोशल इंटरप्राइजेस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम लोग एनपीओज बोलते हैं, आईपीओ मत समझ में लेना इसका। ठीक है, और कुछ फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस भी होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह के इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे हैं जो प्रॉफिट के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका प्रॉफिट भी जाके किसी सोशल प्रोग्राम में लग जाएगा, तो इनको हम लोग सोशल इंटरप्राइजेस बोलेंगे। या तो प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहे हो, अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो वो जो प्रॉफिट होगा वो भी किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, और इसमें 16 ब्रॉड कैटेगरीज को आइडेंटिफाई भी किया गया। अब उसमें कौन कौन सी हैं कि भूखमरी को हटाएंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, माल न्यूट्रिशन को सही करेंगे, एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करेंगे। ये LGBTQIA+ का फुल फॉर्म क्या होता है इसको मेंशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें तुम वो हाँ, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर एंड इंटरसेक्स। और ए मतलब क्या है, प्लस मतलब क्या है, इनकी तादाद बढ़ रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये भी एक हमारे एक सोशल सोसाइटी का हिस्सा है, तो इनसे पीछे ना हटके बल्कि इनको सोसाइटी के साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर चलाने की जिम्मेदारी है। ठीक है, एनपीओ के बारे में क्या है, एनपीओ कोई भी होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तरीके से रजिस्टर्ड होगी, और जो ये 12 महीनों तक वैलिड भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी सोशल इंटरप्राइजेस हैं उनको अपना एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा, हर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक। ठीक है, हर एनपीओ को अपना विजन, टारगेट सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छी चीज़ बातें लिखी हुई हैं, इतना बस ध्यान में रखो। सोशल इंटरप्राइजेस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लागू किया गया है। इसमें सोशल इंटरप्राइजेस ही इंक्लूड होंगी, जिसमें एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले इंटरप्राइजेस भी हैं। ओके, आगे बढ़ो जवानों। नेक्स्ट, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड।
हाँ, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के बारे में खास न्यूज़ क्या है? बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। पढ़ लेते हैं कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव द फाइनल सोवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया विथ एन इंटेंशन टू इशू बॉन्ड्स वर्थ रुपीज ऑफ 16,000 करोड़ रुपये। ओह 16,000 करोड़। देखो, बकवास पढ़ने से अच्छा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कुछ नहीं, एक पेपर का स्लिप है। पेपर दिखाएंगे कि भैया लो, तुम हमें कोई इतने रुपया दे दो और उसके बाद हम तुम्हें इसको रिटर्न करके पैसा देंगे। तो सपोज दैट कोई कंपनी है जिसने एक बॉन्ड इशू किया मार्केट से, क्या किया उसने, क्या इशू किया? बॉन्ड। और बॉन्ड इशू करने के बाद मार्केट ने उसको क्या दे दिया? मनी। और इन्हीं ने बॉन्ड इसको मार्केट में दे दिया। अब बॉन्ड के ऊपर क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। मतलब कि मान लो कि एक बॉन्ड है वो 10 साल का है, और 10 साल पर जिसने बॉन्ड को बेनिफिट क्या होगा? जैसे मान लो कि एक बॉन्ड था 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का था, जिसके ऊपर जो 10 साल तक था, और इसके ऊपर कूपन रेट मतलब इसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट था मान लो कि 10% था। तो अब क्या होगा? हर साल क्या होगा कि 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। तो अब क्या होगा? जब अगले साल जो जिसने बॉन्ड लिया था, जैसे जिसने बॉन्ड इशू किया था, वो बॉन्ड होल्डर को 100 रुपये देगा एज अ प्रॉफिट, जिसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। अगले साल भी 100 रुपये देगा। ऐसे करते करते 10 साल तक 100 रुपये देगा। और 10वां साल जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो 1,000 रुपये जो लिए थे वो भी वापस कर देगा। तो इस तरीके से बॉन्ड काम करता है। अब ध्यान रखिएगा, अब बॉन्ड तो हम लोग समझ गए। अब बॉन्ड के बाद आता है ग्रीन बॉन्ड। क्या होता? ग्रीन बॉन्ड का मतलब है हरियाली। ऐसा बॉन्ड जिसका मेन पर्पस रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट ओरिएंटेड हो। ऐसा ना हो कि क्लाइमेट को डिटेरियोरेट करके बनाया जा रहा हो। ठीक है, तो जो ग्रीन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को कम करने में यूज़ हो, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा लगाने के लिए जब बॉन्ड जारी किया था तो उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ग्रीन पर्पस पे यूज़ होता। ठीक है, जब ध्यान रखना उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन बॉन्ड। इसी ग्रीन बॉन्ड को अगर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। इट मीन्स जब बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं तो उनको सोवरिन बॉन्ड्स बोला जाता है। अगर ये ग्रीन तरह के हैं तो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें एक क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो ग्रीन बॉन्ड वर्ल्ड में इशू किया गया था वर्ल्ड बैंक ने 2008 में स्टैब्लिश किया है। वर्ल्ड बैंक ने 2008 में सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। ये ध्यान से, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी होंगी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर जानना आपके लिए ज़रूरी है वो ये हो रहा है कि जो ग्रीन बॉन्ड का जो पैसा आएगा वो कहाँ पर आएगा? ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा ये CFI में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा है? 266 या 267? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो पैसा प्रोसीड होगा वो कहाँ जाएगा? CFI में जाएगा। और CFI के बाद जिस प्रोजेक्ट में लगना होगा फिर यहाँ से पैसा ट्रांसफर होकर उस प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट दी हुई है जो कि यहाँ पर मेंशन है, इसको एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी चीज़ें ग्रीन प्रोजेक्ट में आ रही हैं और कौन सी चीज़ें जो इससे एक्सक्लूड की गई हैं। हो सकता है कि आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर देन 25 मेगावाट वाला, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? ध्यान रखिएगा, 25 मेगावाट से कम वाले जो हाइड्रो पावर होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, और 25 से ज़्यादा वाले में वो रिन्यूएबल वाले में नहीं आ रहे होते हैं। तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग को सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसे ग्रीन बॉन्ड जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाए उनको सोवरिन ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे सोवरिन वर्ड गवर्नमेंट की वजह से लगा है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? जिसका पर्पस रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ग्रीन पर्पस के लिए हो, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। बाकी बॉन्ड का तरीका आप लोग को पता है। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ अच्छी चीज़ है, इसको जान लेना जरूरी है। यहाँ पे कुछ अदर तरीके के बॉन्ड दिए हुए हैं जिनके बारे में छोटा छोटा सा मेंशन भी है, लेकिन हम लोग बात कर लेंगे। फिक्स्ड रेट बॉन्ड मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उस पर आपको मिलेगी। इंटरेस्ट रेट रिमेन फिक्स थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ बॉन्ड। जैसे एक बॉन्ड था 10 साल की मैच्योरिटी थी, बोला गया कि 10% देंगे, तो अब कुछ आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, कुछ है, आपको मिलेगा 10%, तो उसको फिक्स्ड रेट बॉन्ड बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का मतलब क्या? 10 है, कभी आया तो बढ़ गया, कभी आया तो
कम भी हो सकता है, तो फ्लोटिंग वाले हो जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, कोई फिक्स नहीं है कि किसी, ये मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट में चीज़ें अच्छी चली होंगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कम होगा तो उसके ऊपर कम हो जाएगा। तीसरा है जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, मतलब 1,000 का बॉन्ड था, 10 साल तक के लिए लिया, अब 10 साल के बाद क्या होना चाहिए, हर एक साल पे कूपन रेट मिलता है, यहाँ पे कूपन रेट कुछ नहीं है, वो जीरो है, कूपन रेट जीरो है, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। 1,000 का बॉन्ड था, 10 साल के बाद पूरा तो 1,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगी। जनरली ये सरकारें कर रही होती हैं, मतलब कि जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी पैसा देती है तो इस तरीके के बॉन्ड इशूज़ हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली। दूसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर जो कूपन रेट है वो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बेस्ड है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी या घट रही होगी तो उसी के आधार पर इंटरेस्ट रेट या जिसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं वो भी बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है। नेक्स्ट है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड का मतलब जहां पर ओशन से रिलेटेड बात आ रही होगी, ओशन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो बॉन्ड लॉन्च किए जाते हैं वो ब्लू बॉन्ड कहलाते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मसाला बॉन्ड, शायद में पढ़ा होगा, मसाला बॉन्ड, इसका नाम कुछ मसाला साला मिर्च मसाला नहीं लगाया था, बस इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए इसका मेन पर्पज था। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत कोई इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन मार्केट में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करके पैसा उससे ले सकती है। जैसे कोई एक इंडियन एंटिटी है, वो किसी दूसरी कंट्री गई और उस कंट्री में उसने एक बॉन्ड जारी किया और वो बॉन्ड जो था वो रुपी डिनोमिनेटेड था, मतलब कि जैसे कोई एक इंडियन एंटिटी थी, मान लो कि इन्वेट एक संस्था है, या REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये गया लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज गया और वहां पर उसने एक बॉन्ड जारी किया। अब जो इसने बॉन्ड जारी किया वो रुपी डिनोमिनेटेड है, मतलब कि इसमें जो पैसा लिएगा वो रुपी डिनोमिनेटेड होगा। अब लंदन में क्या है, वहां आपकी पाउंड स्टर्लिंग चलना चाहिए, लेकिन पाउंड स्टर्लिंग में ना लेके रुपी डिनोमिनेटेड है। तो कोई एक इंडियन एंटिटी जब किसी दूसरी मार्केट में जाती है और दूसरी मार्केट में जाने के बाद रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक बेनिफिट है, तो चलो ये ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में जाके हम, इसका एक फायदा होता है, इसकी वजह से जो प्राइस की डिप्रिसिएशन है, प्राइस का जो डिप्रिसिएशन है अगर वो हो रहा है, मतलब रुपए और डॉलर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर होता है और इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टर कौन है, यहाँ पे इशूअर कौन था, जैसे यहाँ पर इशूअर कौन थी, REIT थी, ठीक है, और इन्वेस्टर कौन था, ब्रिटेन वाले लोग थे। तो इशूअर जो होता है इसको कोई नुकसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि रुपी डिनोमिनेटेड है। अब मान लीजिए कि $1 की कीमत थी 60 रुपये जब बॉन्ड लॉन्च किया गया, $1 ₹60 थी $1 की कीमत। अब मान लीजिए जब मैच्योरिटी पीरियड आया तो $1 की कीमत कितनी हो गई, $1 की कीमत कितनी होगी, 80 रुपये हो गई। तो किसको फायदा हुआ, इनको तो 60 रुपये देने थे ना, लेकिन वैल्यू इनकी डिप्रिशिएट हो गई, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, जो आपका क्या नाम है इन्वेस्टर था उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 60 रुपये, अब इनको खाली 60 रुपये वापस करने हैं, लेकिन जब बच कितना जाएगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो फायदा किसको हो गया, जिसने जो इन्वेस्टर थे, कहीं ना कहीं रिस्क उनके साथ एसोसिएट होगा। रिस्क किसको मिलेगा, इन्वेस्टर को, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, मार्केट में वैल्यू डिप्रिशिएट होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जो मसाला बॉन्ड है उसमें जो इशूअर होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर रीट था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको 60 रुपये वापस करने हैं, वैल्यू गिर गई, अब 60 रुपये, अब इनके पास 80 रुपया है तो 20 रुपये का इनको कहने की बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें वैल्यू का डिप्रिसिएशन होने से कोई दिक्कत की बात नहीं आती, इस वजह से इसको लॉन्च किया जाता है। बेसिक सी चीज़ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की जो पॉलिसी होती है उसमें ये मसाला बॉन्ड वर्क करते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में है, उस अगर कोई पूछे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का कोई एग्जांपल बताओ तो आप लोग मसाला बॉन्ड ले सकते हो उसका एग्जांपल। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया सेबी के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
इसके बारे में एक बार आप लोग सेबी से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग के लिए जाना जरूरी है। पहला टॉपिक क्या है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। कुछ नहीं है, बस इसके बारे में एक दो फैक्ट कि 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मतलब क्या था कि जो इन्वेस्टर हैं उनको एजुकेट करना और उनके फंड की प्रोटेक्शन करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, ये एक तरीके की अथॉरिटी बनाई गई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत है। ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत है, 2016 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो इन्वेस्टर हैं उनकी एजुकेशन और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना था। ठीक है, इसके ऊपर ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत ये बॉडी आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्कोर्स। अगेन स्कोर का फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। सिंपल सा मतलब यह है कि सेबी से रिलेटेड जो भी कंप्लेन होगी एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियल, मतलब कि इस मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकती है, स्कोर का यूज़ कर सकती है, वहाँ पर अपनी कंप्लेन को सॉल्व लगाए और वहाँ पर उसकी कंप्लेन को सॉल्व किया जाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्कोर का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, घटिया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं समझ आएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं इन दोनों टॉपिक में, बस थोड़ा सा पता हो कि किस चीज़ से रिलेटेड है। स्कोर खाली क्रिकेट का ही नहीं होता। नेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सबसे पहले बुलियन क्या है, बुलियन क्या है, बुलियन एक वर्ड यूज किया था जो प्रीशियस मेटल होते हैं, प्रीशियस मेटल होते हैं, जो प्रीशियस मेटल होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जब इनको मतलब कि बेचने और खरीदने के लिए जब एक वर्ड यूज किया था तो हम लोग बुलियन यूज कर लेते हैं इनके लिए। अब क्या होता है कि ये जो गोल्ड सिल्वर होते हैं ये इनको कभी कभी कॉइन में कन्वर्ट किया जाता है, कभी कभी कॉइन में बना लेते हैं, कॉइन में कन्वर्ट किया जाता है, कभी कभी इनके साथ कुछ बार इनके बना लिए जाते हैं, जैसे सोने के बार होते हैं, पुरानी मूवियों में होते थे अमिताभ बच्चन वाली, सोना लाया वही वाले बार, तो उसमें कन्वर्ट किया जाता है और इनका ट्रेड किया जाता है। तो अब जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्या नाम है, शेयर्स का ट्रेड होता है, शेयर को खरीदा बेचा जाता है, इसी तरीके से ये जो बुलियन एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर सिल्वर को खरीदा या बेचा जा रहा होता है। अब ध्यान रखिएगा, इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुला है कहाँ पर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। इंडिया का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर खुला है, ध्यान में रखिएगा। इसका क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है कि स्मॉल बुलियन डीलर्स ज्वेलर्स को इसमें ट्रेड करने के लिए, अब जाहिर सी बात है जिनके पास सोना होगा वही खरीदे बेचेंगे इसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसके बाद लिखा हुआ है गिफ्ट सिटी। ये क्या है, देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट सिटी क्या है कि इसका एक फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजिकल सिटी। मतलब हुआ क्या है कि जो गुजरात है वहाँ के गांधीनगर में एक रीजन कुछ ऐसा बनाया गया है जो कि अपने आप में एकदम यूनिक है, फाइनेंशियल सर्विसेज से वो बहुत मजबूत है। अब उसके अंदर है क्या, ये जो गिफ्ट सिटी है इसके अंतर्गत कई चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गिफ्ट एक रीजन है, गिफ्ट सिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दें, गिफ्ट सिटी में काफ़ी चीज़ें आ रही होती है, जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको पता होगा SEZ किस तरीके से वर्क करता है, एकदम फॉरेन एंटिटी के तरीके से काम करता है। इसी तरीके से इंडिया का पहला फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी यहीं पे खुला हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी यहीं पर है। इसी तरीके से इसमें DTA भी आते हैं। DTA का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, देखिए SEZ का मतलब क्या हमने बताया था कि ये SEZ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट को थोड़ा प्रमोट करने के लिए कुछ रीजन को एकदम बता देते कि ये फॉरेन कंट्री के तरीके से, तो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं वो एकदम फॉरेन कंट्री के तरीके से ही लागू होते हैं। तो किसी भी कंट्री का ऐसा क्षेत्र जो कि SEZ में ना आता हो, एक्सक्लूडिंग SEZ है, उसको हम लोग DTA बोल देते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। मतलब कि जो यहाँ पर टैरिफ लग रहे होंगे वो SEZ में नहीं लग रहे होंगे,
जो SEZ में टैरिफ लग रहे होंगे वो यहाँ पर नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, तो SEZ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर उस इसी तरीके से DTA को मिलाकर गुजरात की में गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी स्टैब्लिश की गई है, जो कि एक बहुत ही मजबूत चीज़ है। अब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक चीज़ बताया होगा कि एक हमने अथॉरिटी भी बताई IFSCA, ये भी आप लोग को बताया होगा, जिसके अंतर्गत 9 मेंबर थे जो कि अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी से आ रहे थे। मतलब कि यहाँ का सिस्टम एकदम अलग है और इसमें इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ही अथॉरिटी भी है और ये अथॉरिटी में 9 मेंबर थे। कल की वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से सारे रेगुलेटर के कुछ ना कुछ मेंबर थे, जैसे IRDAI का एक मेंबर होगा, RBI का मेंबर होगा और भी SEBI का मेंबर, सब इसके मिला के एक अथॉरिटी बना रहे। 9 मेंबर की बॉडी थी जिसका प्रत्येक का टेन्योर 3 साल का था। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस वाली चीज़ों का एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कि पूरे तरीके से मजबूत, एकदम अलग तरीके से इंडिया के लेवल को लेके आगे बढ़े। इंडिया के लोगों को बाहर कैसे एक्सपोर्ट करना है, ट्रेड करना है फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो गिफ्ट सिटी से कहीं ना कहीं प्रमोट हो सकता है। आई होप की चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, बेसिक फैक्ट है, ध्यान से देखना कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है। इसको प्रमोट कौन करता है? BSE जॉइंटली लिमिटेड लीडिंग बैंक के साथ, मतलब कि BSE लिमिटेड और लीडिंग बैंक के साथ इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। अभी लीडिंग बैंक कौन है इसमें? जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब मिलके इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या है ये, क्या मेन पर्पस है? ध्यान से देखना कि आप लोग को पता होगा शेयर मार्केट में जो आपके शेयर होते हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। डीमटेरियलाइज्ड मतलब, डीमटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है कि पहले कॉपी होती थी, अब उसको डिजिटल फॉर्म में रख दिया गया। तो ये जो शेयर डिजिटल फॉर्म में कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं? तो जिस जगह पर ये डिपॉजिट हो रहे होते हैं उसी को हम लोग CDSL बोलते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म है और इसी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म से ही वर्ड निकल के आया डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो है जिसके जरिए से आप शेयर को खरीदते हो, बेचते हो। तो डीमैट अकाउंट के जरिए से आपने कोई शेयर खरीदा तो वो शेयर कहाँ पे सेव हो रहा है? तो वो कहाँ? CDSL में सेव हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? इसके बारे में बेसिक से फैक्ट है, आप लोग आगे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक मिनट, हाँ, महाबकवास टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, खाली एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले तो एक दो चीज़ यहाँ पर शायद एकदम हवा से उड़ जाए। तो एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई दो पार्टी है, मान ली कोई पार्टी A है और एक पार्टी B है, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया ऐसा है कि A ने कहा कि भैया हम तुमसे ये सामान फ्यूचर में एक पर्टिकुलर फ्यूचर में एक डेट पर खरीदेंगे और इस रेट पर खरीदेंगे। तो उसको उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे होते हैं। अब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट क्या है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट जो है, इसको क्या बोलते हैं कि जो फॉरेक्स डेरिवेटिव है, ये एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इन्वेस्टर ट्रेड कर सकता है जो कि पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी, जैसे कि हमारा जो रुपया है पार्शली कन्वर्टेबल है, लेकिन जो डॉलर है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में हम आपके साथ एक इस तरह की डील करेंगे कि जिसमें एक, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए $1 की कीमत चल रही है, $1 की कीमत चल रही है 80 रुपये मान लो,
तो एक कोई पर्सन है जिसको लगा कि भैया फ्यूचर में हमें हो क्या सकता है कि $1 की कीमत जो है वो मतलब कि हमें $1 की कीमत लेने पर ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो 80 रुपये का होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही एक पर्सन आएगा कि जिसको उम्मीद है कि डॉलर और रुपए की जो वैल्यू है इसमें जो फ्लक्चुएशन आएगा उससे वो रुपया कमा सकता है। तो उसने बोला कि भैया ऐसा है कि आज जो प्राइस चल रहा है, हमसे आज की डेट में ये डिसाइड करो कि फ्यूचर में तुम हमसे इसी प्राइस के ऊपर, जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है, इसी प्राइस के ऊपर हमसे एक चीज़ खरीदोगे। तो दूसरे पार्टी के पास गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो पार्टी जो है उसमें एक पार्टी ऐसी है कि जो कि पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी में बात कर रही है। रुपया क्या है, पार्शियली कन्वर्टेबल है, डॉलर क्या है, फुल्ली कन्वर्टेबल है। तो इस तरह के जनरली ट्रेड ईजिली वे में पॉसिबल नहीं होते। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह की एक तरफ है पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी, दूसरी तरफ है फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर हो और वो फॉरवर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो किसी ऑफशोर कंट्री में हो रहे हो, ऑफशोर कंट्री में हो रहे हो। ठीक है, अब इसको कैसे देख सकते हैं, इसको मैं अगर पूरा इजीएस्ट वे में समझाऊं कि अगर कोई एक पर्सन इंडियन पर्सन है और वो डॉलर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एक पर्सन है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है डॉलर में, तो क्या होगा, इंडिया में ना करे, अमेरिका में जाकर वो इस तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और उसको एनडीएफ कब बोलेंगे, जब एक पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी से, लेकिन कहां पर हो रहा है, ऑफशोर मार्केट में। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट इसको बोलते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो डील हो रही है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रही है, जिसमें एक तरफ पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी, दूसरी तरफ फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है। और कहां पर हो रही है, ऑफशोर मार्केट में हो रही है। अगर इंडिया वाला कर रहा है तो किसी जाके यूएस वाले में कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? एनडीएफ का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव फंड। पैसिव फंड क्या होते हैं, देखो भाई, जैसे एक्टिव फंड का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, किसी ने पैसे लिए, भैया तुम हमको पैसे दो, तुम हमको पैसे दो, तुम हमको पैसे दो, और तुम लोगों की तरफ से मैं पैसा स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी लगाऊंगा और तुम लोग को रिटर्न दूंगा बहुत सारा, या किसी भी मार्केट में लगाऊंगा तुम लोग को रिटर्न दूंगा। अभी क्या होता है, जो एक्टिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड क्या होते हैं, एक्टिव फंड वो होते हैं कि जिसमें कोई पर्सन अपनी एनालिसिस करता है कि जैसे अब वॉरेन बफेट हैं, वो अपनी एनालिसिस करते हैं तब जाके वो, अब जैसे हेज फंड होते हैं, हेज फंड वो इसी तरीके का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन कुछ लोगों से पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद खुद उस पर एनालिसिस करके मार्केट में लगाता है और मार्केट में पैसा बनाने के बाद लोगों को रिटर्न वापस करता है। ये एक्टिव फंड हो गया। पैसिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड में क्या होता है कि जनरली खुद रिसर्च नहीं की जाती, पहले कोई रिसर्च कर रही होगी, बहुत सेफ वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया जाता है और उसके जरिए से पैसा कमाते हैं। जैसे ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये बहुत ही सेफ होते हैं और ये किसी ऐसी जगह पर ही पैसा लगाते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिस्क ना हो रहा। तो पैसिव फंड क्या मतलब क्या है, जिसकी खुद की अपने एनालिसिस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उसको पैसिव फंड बोलते हैं। जिस पर खुद पे अपनी एनालिसिस की जाती है उसको हम लोग एक्टिव फंड बोल रहे होते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि बॉन्ड और इक्विटी दोनों का रोल प्ले करे। अब क्या है, देखो, सपोज है कोई कंपनी है, किसी ने बॉन्ड लॉन्च किया, 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड लॉन्च किए और मार्केट में दे दिया। अब मार्केट वाले क्या करेंगे, मार्केट वाले एक मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद इनसे कहेंगे भैया मेरा पैसा वापस करो। तो जब मार्केट इनसे पैसा अपना वापस लेने आएगी तो ये कहेंगे भैया मेरे पास तो पैसे तो है नहीं, या ख़त्म हो गए किसी वजह से। तो जब अभी ख़त्म, अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो कंपनी होती है, ये जो जिसने बॉन्ड इशू किया था, अब बॉन्ड को कन्वर्ट कर देती इक्विटी में। कहते हैं भैया मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन तुम मेरी कंपनी की हिस्सेदारी ले सकते हो। तो ऐसे बॉन्ड जो शुरुआत में बॉन्ड की तरीके से काम कर रहे थे लेकिन बाद में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटीज बोलते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी ए है, उसके पास 100 शेयर थे और उस कंपनी ने क्या किया कि अपने 60% शेयर किसको दे दिए, मार्केट में दे दिया। 60% शेयर मार्केट में उतार दिया, जिसका IPO पे लॉन्च करवा दिया, IPO FPO लॉन्च करवा दिया, और 40% शेयर अभी भी अपने पास रखे हैं। अब इन
जो 60% शेयर इन्होंने लॉन्च किए थे, इसमें से कोई पागल था जिसके पास कुछ परसेंट शेयर थे। जैसे मान लो इलॉन मस्क था, अब इलॉन मस्क के पास मान लो कि 60% का 9% शेयर इसके पास था। अभी इलॉन मस्क गए सठिया, कहने लगे भैया ऐसा है कि ये 9% नहीं, अब हम पूरी कंपनी को खरीद लेंगे, सब कुछ क्या करेंगे, पूरी कंपनी को खरीद लेंगे, हमारा पूरी हिस्सेदारी आ जाए, या मान लो इस पूरी ओनरशिप हम खरीद लेंगे, किसी भी तरीके से होता है। तो अब होता क्या है कि सब जानते हैं कि ये पागल आदमी है, कुछ उल्टा सीधा करेगा, लोगों को नौकरी से निकाल देगा, लोगों को बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे कंपनी वाले। तो एक काम करो, इसको इस कंपनी को खरीदने से रोकने के लिए क्या काम करते हैं कि ये जो अपने शेयर हैं, ये अपने शेयर हैं, इसको हम लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी नुकसान उठाते हुए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेल आउट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर जहर का जो प्याला है वो हम ही लोग पी लेंगे। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे कि ये पर्सन ना खरीद पाए, तो जो हमारे दूसरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको अपने शेयर कम दामों पर बेच देते हैं। मतलब जहर का प्याला खुद पीते हैं, खुद घाटा उड़ाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी बोला जाता है। नेक्स्ट है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, जैसे कोई एक कंपनी है, कोई कंपनी अगर अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, जैसे जोमेटो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट से अपने काम को बढ़ाने के लिए पैसा लगाना। तो जोमेटो अगर अपना आईपीओ लेने जा रही है तो उससे पहले कुछ लोगों को, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बुलाती है और आईपीओ से ठीक पहले उनको कुछ शेयर सेल आउट कर देती है। क्या करती है, उनको सेल आउट कर देती है। तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले जब कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले हो गए, इन लोगों को बुलाया जाता है, कहता है भैया तुम हमारे शेयर को सब्सक्राइब कर लो। तो जब वो लोग शेयर को सब्सक्राइब करते हैं तो लोगों को लगता है अरे वाह बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो लोग भी इसके अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इन लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एंकर इन्वेस्टर बोला जाता है। और इसमें मिनिमम 10 करोड़ रुपए जब तक नहीं होंगे तब तक आप एंकर इन्वेस्टर की तरीके से काम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर के लिए जरूरी क्या है, 10 करोड़ अमाउंट हो, आईपीओ से ठीक पहले इनको सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है और ये इनके पास फिर अधिकार होता है, चाहे जिस तरीके से चाहें उसके ऊपर करें, बेचें खरीदें कुछ भी करें, इनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। पढ़ लीजिएगा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है इन्विट। इन्विट का मतलब क्या होता है, पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक स्कीम है जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता और उसको फिर जाके कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता। क्या जाता है, पैसा लिया था और उनको कहीं पे इन्वेस्ट कराया जाता है। ये क्या है, प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ध्यान रखिएगा, जब ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्विट बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर ये रियल एस्टेट में स्पेसिफिक होगा, रियल एस्टेट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीट बोल देते हैं। तो जब कई लोगों से छोटा छोटा पैसा लिया जाता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा तो उस वाले फंड को हम लोग ट्रस्ट को क्या बोलते हैं, इन्विट बोलते हैं। रियल एस्टेट में लगाया जाएगा तो रीट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो है ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। रेगुलर मतलब इनको रेगुलेट जो किया जाएगा वो सेबी के द्वारा किया जा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे एक पर्सन था, उसको ये अंदेशा था कि भैया जो $1 बराबर 80 रुपये चल रहा है, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। और इस फ्लक्चुएशन के ऊपर क्या हुआ कि उस बंदे ने कहा कि एक किसी दूसरे बंदे से फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया कि हम आगे के समय पर इसी प्राइस पर तुमसे खरीदेंगे। फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया। तो अब क्या होगा कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट, मान लो कि $1 बराबर 80 रुपये है, तो अब उसने डॉलर बहुत सारे खरीद लिए, तो 80 रुपये के हिसाब से, अब 80 रुपये के हिसाब से था, अब मान लो कि डॉलर की कीमत गिर गई 60 रुपये के हिसाब से हो गई, तो अब जब उसको वापस करना होगा तो 60 रुपये वापस करने पड़ेंगे, तो 20 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में जब फ्लक्चुएशन होता है तो जब ये 20 रुपये की जो कॉस्ट लगती होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्रीमियम बोल रहे होते हैं। इसको एक बार देख सकते हो कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड प्रीमियम रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द इंडियन एंड द यूएस बॉन्ड। यूएस बॉन्ड में जो ये डिफरेंस आ रहा है उसी को बोलते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस फॉर अ करेंसी इज अ ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। मतलब कि फ्यूचर प्राइस में जो करेंसी है अभी जैसे मान लो 80 रुपये चली है, आगे चल के वो 90 रुपये हो गई, तो ये जो एक्सपेक्टेड आया है ना, ये जो 10 रुपये प्लस हुआ, इसी को फॉरवर्ड प्रीमियम के रूप में जान रहे होते हैं। पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि भैया अंदर की खबर बाहर आ गई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
अब जैसे हर्षद मेहता मूवी सबने देखी होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना कि मान लो कि कोई कंपनी का शेयर है वो 100 रुपये पे है, 100 रुपये का शेयर है। एक पर्सन जिस कंपनी का शेयर था उस कंपनी में गया और उस कंपनी में जाके खबर ले आया कि वहाँ के जो वर्कर हैं वो हड़ताल पे जाने वाले हैं। क्या करने वाले? हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो अब जब हड़ताल पे जाएंगे तो इस कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी शेयर की प्राइस भी मार्केट में जब ये न्यूज़ आएगी तो इसकी शेयर की प्राइस भी कम हो सकती है। तो ये बंदा क्या करेगा, जल्दी से जो बंदा गया था ये बाहर आया और उसने अपना क्या काम किया कि अपने जितने शेयर थे 100 रुपये में बेच दिए, सेल कर दिए। और क्या हुआ, कुछ ही दिनों में ये खबर आ गई बाहर कि भैया जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे चले गए और उसकी वजह, ये खबर आने की वजह से धीरे धीरे जो उसकी प्राइस की वैल्यू थी कम होते होते तो 50 रुपये पे आ गई। ठीक है, 50 रुपये पे आ गई। अब क्या बंदा किया, 100 रुपये पे ऑलरेडी बेच चुका है, तो अब इसने जाके फिर से वही शेयर कितने पे खरीद लिया, 50 रुपये पे। 100 रुपये में बेचा, 50 रुपये खरीद लिया, कितने का फायदा हो गया, 50 रुपये का फ्लैट उसको फायदा हो गया एक शेयर के ऊपर। तो इस तरीके की जब कुछ मैकेनिज्म होते हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इसको बोलते हैं कि जब ज़्यादा प्राइस पे बेचा जाए और वही शेयर को कम प्राइस पे जब खरीद लिया था तो उसको शॉर्ट सेलिंग बेचते हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से हमको पता चल पाया। और जो ये न्यूज़ आती है ना, अंदर की खबर बाहर आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये इलीगल है। इज दैट क्लियर? ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। फ्रंट रनिंग क्या होती है? फ्रंट रनिंग भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मैकेनिज्म है। फ्रंट रनिंग भी एक मैकेनिज्म है जिसमें होता क्या है कि जो क्या नाम है, जो ये एक माल प्रैक्टिस है, मतलब एक गलत प्रैक्टिस है जिसमें डीलर, ट्रेडर या फंड मैनेजर जो होते हैं वो किसी भी शेयर को, मतलब ये पता चलने वाला होता है कि एक पर्टिकुलर शेयर है, उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं आने वाले समय पे, तो वो जो होते हैं वो बल्क में उस शेयर को खरीद लेते हैं, पहले से ही खरीद लेते हैं कि पहले ही से खरीद लेंगे तो जब आगे बहुत ज़्यादा इसके प्राइस बल्क होंगे तब हम इसको सेल आउट कर देंगे। जैसे मान लो 50 रुपये का शेयर खरीद है और उनको पता चल गया इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से इसके शेयर की प्राइस बहुत आगे बढ़ने वाली किसी वजह से, जब मान लो 500 रुपये हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं कि बल्क में इसको खरीद लेते हैं। इसको क्या करते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं। और बल्क में खरीद लेते हैं जिससे होगा क्या, मार्केट में जब प्राइस बढ़ेंगे तब इसको बल्क में खरीदेंगे तो इसकी प्राइस की वैल्यू, अब जब बल्क में किसी भी चीज़ को खरीदा जाता है तो लोग सोचते हैं इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ती है तो उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ने लगती है। तो जब वैल्यू बढ़ने लगती है, अब ये गलत तरीके से हो रहा है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो इस चीज़ को भी ये इलीगल है। तो फ्रंट रनिंग भी एक तरीके से इलीगल प्रैक्टिस है, एक तरीके से इलीगल प्रैक्टिस ही है, जिसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ट्रेडर, बायर्स और ये होते हैं, ये एक साथ बहुत सारा शेयर खरीद लेते हैं जिसकी वजह से शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और उस पर वो बेनिफिट पाते हैं। ये एक तरीके की, और यही सारे काम हर्षद मेहता करते थे। हर्षद मेहता जो थे वो यही काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि 1 साल से कम के लिए हो। मतलब कि एक कंपनी है, एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल पेपर, और ये 1 साल से कम के लिए ही होगा। इसमें क्या होता है, 1 साल से कम के लिए होता है, इसके ऊपर बोलते हैं कि भैया ये ऐसा है कि तुम ये हमसे कमर्शियल पेपर ले लो, कुछ पैसे हमें दे दो, 1 साल समय जब हो जाएगा तब हम तुम्हें इसके ऊपर पैसा बढ़ाकर आपको दे देंगे। ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि ये जो कमर्शियल पेपर है ये 1000 रुपये का है, 1000 रुपये, तो फेस वैल्यू उसकी कितनी होगी, 1000 रुपये होगी। लेकिन क्या होता है, ये डिस्काउंट पे खरीदते हैं, क्या करते हैं, डिस्काउंट पे खरीदते हैं, 900 रुपये खरीद लेंगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये 1000 रुपये का था, कितने पे खरीदेंगे, 900 रुपये खरीदेंगे। जब आपको वापसी करेंगे तो कितने पे करेंगे, 1000 रुपये करेंगे। तो जिस बंदे ने इसको खरीदा होगा उसको कितना बेनिफिट हो गया, 100 रुपये का। तो ये कमर्शियल पेपर होता है। कौन जारी करता है, कंपनी जारी करती है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट है, और इसके जरिए से फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर ही जो डिफरेंस आता है उसी का प्रॉफिट इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स। बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब है कि मान लो कोई यूएस का बंदा है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन अगर ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहे तो इसको पहले सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं होना चाहता, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बिजनेस भी करना चाहता है, तो क्या ये कर नहीं पाएगा। इसके पास एक टूल होता है। तो होता क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, इनके पास क्या होता है कि राइट होता है कि ये इस बंदे को एक नोट दे देंगे,
नोट का मतलब पेपर पे लिख देंगे कि भैया तुम जो है तुम हमारे थ्रू तुमने मुझसे ये एक नोट लिया है और तुम इसके थ्रू यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो ये नोट FII जारी करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस नोट्स के जरिए से जो कि FII ने जारी किया है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट रजिस्टरिंग इनटू सेबी। बाकी इसके बारे में आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या होते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है देख लेते हैं एक बार, दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि एक ऐसे फंड जो कि प्राइवेटली पर्सन इसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई इंडियन भी हो सकता है और क्या नाम है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है। बस ये लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या है कि एक तरीके का ये ऐसा फंड है जिसको कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडियन भी कर सकता है, फॉरेनर भी कर सकता है, जिसमें लोगों से पैसा लिया जाता है और पैसा लेके इसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब मैं अपनी क्लास में बता चुका हूँ कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मेन पर्पस क्या होता है कि ये पैसा लगाएगा कहीं मार्केट में, कहीं पे भी लगा सकता है, बुलियन एक्सचेंज में लगा सकता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लगा सकता है, स्टॉक मार्केट में लगा सकता है, कमोडिटी मार्केट में लगा सकता है, कहीं पे भी लगाएगा, लेकिन इन लोगों का पैसा देगा। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैंने आपको बता चुका हूं क्लास में कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 तरीके से वर्क करते हैं। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उन्हीं 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। वेंचर कैपिटल फंड बोला यार, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सब कुछ यही है, एक ये AIF ही है, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है कि ये भैया स्टार्टअप में और स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करते हैं। किस में करते हैं, स्टार्टअप और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बोल रहे होते हैं। लास्ट देख लेते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग ऐसी होती है कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि जिससे हमको बेनिफिट तो हो ही हो, लेकिन इसका दूसरा भी फायदा हो, जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या सोशल वाले भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होने चाहिए। जैसे हम क्या हो गया, हम है किसी जगह हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें इसी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमें तो प्रॉफिट मिले ही मिले, लेकिन मेरे इसमें इन्वेस्ट करने की वजह से कुछ सोशल और इन्वायरमेंटल भी फायदे होंगे, मेरे इसमें करने की वजह से कुछ सोशल और इन्वायरमेंटल भी बेनिफिट होने चाहिए। तो इस तरह की जब इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की जो इन्वेस्टिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि गर्ल्स की एजुकेशन को करने के लिए जो राजस्थान है उसने एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये रहा कुछ आपका फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। इसके बाद इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। ये मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूँ तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें 2 बॉडीज दी गई हैं, इसको देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। IRDAI ये ज़रूरी है इसमें, ये आपके लिए जानना, IRDAI ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसको इसमें पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जो एक्सप्लेन करना पड़े। उसके बाद पेंशन सेक्टर में अगेन NPS स्कीम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं है, अगर हम लोग स्कीम के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन कर लेंगे, और अगेन इसमें भी ये वाली बॉडी को देखना ज़रूरी है, PFRD के बारे में देखना जरूरी। बाकी अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी पढ़ने या समझने में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सेक्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग 5वें टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोल रहे हैं। अब हम लोग कल से एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो विदाउट हेजिटेशन एंड द प्रोक्रास्टिनेशन, जस्ट कीप फोकस एंड बैंक द सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।